नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन चुके हैं। 72 मंत्रियों के साथ उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ तो ले ली, लेकिन इसके बाद असली टेंशन उनकी शुरू हो गई है। सत्ता कब तक टिकी रहेगी? क्योंकि जिन दो बड़े चेहरों के सहारे उन्होंने सत्ता में रहने का दमखम दिखाया है, वो दोनों बड़े चेहरे भरोसे के लायक बिल्कुल नहीं है। एक तो नीतीश कुमार, दूसरे चंद्रबाबू नायडू। नीतीश कुमार हाल की राजनीति के पलटू राम है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू उनसे भी ज्यादा खतरनाक पॉलिटिशियन है। ये एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपनी ससुर की पार्टी पर भी कब्जा किया था और फिर उसी पार्टी के सर्वे सर्वा भी बने। अपने ससुर को मुख्यमंत्री पद से बेदखल भी किया था और उससे भी बड़ी खबर यह कि वो यानी उनकी पार्टी एक प्रधानमंत्री को भी पद से बेदखल कर चुकी है। और इन्हीं सब कारणों से सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को अब डर लगने लगा है, क्योंकि टीडीपी अभी शांत नहीं पड़ी है। 16 सांसदों वाली यह पार्टी नरेंद्र मोदी से सिर्फ 2 मंत्रालय लेकर खुश नहीं है, चुप भी नहीं है। इन्हें लोकसभा का स्पीकर पद भी चाहिए और मंत्रालय भी दमदार होने चाहिए। इनकी मांग तो 4 से 5 मंत्रालय की थी, स्पीकर पद पर भी नजर था, लेकिन 60 मंत्री बीजेपी ने खुद अपनी पार्टी से बनाए और सहयोगी दलों को महज 11 मंत्रालय मिले हैं। ऐसे में ना तो इनसे एकनाथ शिंदे खुश हैं, 7 सीटें लाकर दिए हैं, ना ही अजित पवार इनसे खुश हैं। 1 सांसद, 7 सांसद, 16 सांसद, 24 सांसद तो डोल रहे हैं। इनके मन भी खूब हिचकोले खा रहे हैं कि मौका मिले तो पलटी मारते हैं। नरेंद्र मोदी की टेंशन बस यहीं कम नहीं हो रही है। हमने कहा कि चंद्रबाबू नायडू की प्लानिंग इतनी बड़ी है कि वो धीरे धीरे इस तरीके से फैलते हैं कि उसके बाद बड़े बड़ों की सत्ता हिल जाती है। तो फिर नरेंद्र मोदी की सत्ता हिलाने का काम भी क्या चंद्रबाबू नायडू करने वाले हैं? तो चलिए इस रिपोर्ट के जरिए 2 वाकये चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के और खुद चंद्रबाबू के जानने के बाद आप समझेंगे कि मोदी के लिए ये कैसे सबसे बड़े सिर दर्द के तौर पर जाने जाएंगे और कैसे इंडिया ब्लॉक में उम्मीदें भी जगा सकते हैं। तो पहला वाकया यही समझिए कि टीडीपी के स्पीकर ने अटल बिहारी वाजपेयी की प्रधानमंत्री पद की कुर्सी छीन ली थी। ये बताते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के सर्वे सर्वा चंद्रबाबू नायडू ने कैसे अपने ससुर एनटीआर की कुर्सी छीन ली थी, पार्टी पर कब्जा कर लिया और खुद सीएम बन गए, अपने ससुर को सीएम पद से हटाकर। पहले अटल बिहारी वाजपेयी के पूरे मामले को समझिए। लल्लन टॉप पर बहुत ही बेहतरीन रिपोर्ट छपी है। यहां देखिए, कहा गया है, जब टीडीपी के स्पीकर ने गिराई अटल बिहारी सरकार, 1998 के लोकसभा चुनाव में जनता ने किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं दिया। बीजेपी को 181 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 141 सीटें। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने से मना कर दिया। सोनिया ने राष्ट्रपति KR नारायणन से कहा कि उनके पास नंबर नहीं है। सोनिया गांधी साइड हो चुकी थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार बनाने के लिए तैयार थे। उन्होंने गठबंधन सहयोगियों को एकत्र किया, टीडीपी को भी साथ किया। फिर क्या हुआ देखिए, सबसे बड़े दल होने के नाते राष्ट्रपति ने बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया। तमाम दलों को इकट्ठा कर अटल बिहारी वाजपेयी ने मार्च 1998 में सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। टीडीपी को आंध्र प्रदेश में 29 सीटें मिली थी। अटल बिहारी की सरकार में चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन देने का फैसला किया। स्पीकर पद टीडीपी के पास ही था। जीएमसी बालयोगी इस सरकार में लोकसभा के स्पीकर बने। यानी कि उस वक्त भी जब एनडीए की सरकार थी तो स्पीकर का पद टीडीपी ने अपने पास रखा था और इस वक्त भी चंद्रबाबू नायडू अपने ही किसी सांसद को स्पीकर बनाना चाहते हैं और इस स्पीकर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। ओम बिरला जब स्पीकर थे
तो फिर उन्होंने वहां पर कितने सांसदों की सांसदी छीन ली थी, यह आप जानते हैं। सदन नहीं चलने देना, सांसदों को सस्पेंड करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन अधिकतर यही जिम्मेदारी निभाते बिरला साहब दिखे थे। अब देखिए हुआ क्या, यहां बताया जा रहा है कि इस सरकार में जयललिता की AIADMK भी शामिल थी। कैसे खेल हुआ था, वाजपेयी जी की सरकार जो एक वोट से गिरी थी, इसमें TDP के स्पीकर की बड़ी भूमिका थी। कहा जा रहा है कि इस सरकार में जयललिता की AIADMK भी शामिल थी, लेकिन सरकार के गठन के साथ ही वाजपेयी से उनकी खटपट शुरू हो गई थी। कहा जाता है कि जयललिता की कई मांगे थी जिन्हें अटल बिहारी पूरा नहीं कर पा रहे थे। 1 साल बीता और जयललिता ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से समर्थन वापस ले लिया। मतलब वाजपेयी जी अल्पमत में आ गए थे। मौका था नो कॉन्फिडेंस मोशन का, और यहां पर अविश्वास प्रस्ताव जब आया तो वाजपेयी जी आश्वस्त थे सरकार बचा लेंगे, लेकिन खेल हो गया। कहा जा रहा है कि वाजपेयी द ईयर्स दैट चेंज्ड इंडिया किताब लिखने वाले शक्ति सिन्हा BBC के रेहान फजल को बताते हैं कि जयललिता चाहती थी कि उनके खिलाफ सभी मुकदमे वापस लिए जाएं और तमिलनाडु की करुणानिधि सरकार को बर्खास्त किया जाए। इसके अलावा वो सुब्रमण्यम स्वामी को वित्त मंत्री बनवाने पर भी जोर दे रही थी। वाजपेयी इसके लिए तैयार नहीं हुए और जयललिता ने समर्थन वापस ले लिया। उसके बाद क्या हुआ था, अब जरा समझिए। 15 अप्रैल 1999 को उस वक्त के घटनाक्रम को यहां पर जिक्र करते हुए कहा गया है कि वाजपेयी ने विश्वास प्रस्ताव पेश किया। अटल बिहारी आश्वस्त थे कि सरकार बचा लेंगे, लेकिन जब वोटिंग हुई तो 270 वोट विरोध में पड़े और पक्ष में 269। 1 वोट से अटल बिहारी की सरकार गिर गई थी। गठबंधन सरकार के साइड इफेक्ट्स हैं। जबकि वाजपेयी जी इतने लोकप्रिय नेता थे, उनके साथ ऐसी राजनीति हुई। कैसे यह सब हो पाया, अब देखिए। कहा जाता है कि इस सरकार को गिराने में मायावती, सैफुद्दीन सोज और गिरधर गमांग की अहम भूमिका थी। मायावती ने अटल को मौखिक आश्वासन दिया था, लेकिन वोट विरोध में डाला। सैफुद्दीन सोज जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता थे। सोज ने भी सरकार के खिलाफ वोट डाला, जबकि फारूक अब्दुल्ला की पार्टी सरकार में शामिल थी। आखिरी नाम आता है गिरिधर गमांग का, जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा होती है। अब देखिए, जो ट्रस्ट वोट वाला सिस्टम है, यही से पूरा खेल हुआ था। गमांग मुख्यमंत्री बन चुके थे, सांसदी से इस्तीफा नहीं दिए थे। कमाल कमाल का उस वक्त वाकया हुआ करता था। देखिए, कहा जा रहा है कि इस ट्रस्ट वोट से 1 महीने पहले गमांग ओडिशा के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा नहीं दिया था। जब फ्लोर टेस्ट की बारी आई तो गमांग संसद भी पहुंच गए। सत्ता पक्ष की तरफ से इसका विरोध किया गया। गमांग वोट करेंगे या नहीं, यह फैसला स्पीकर को लेना था, और स्पीकर TDP के थे। TDP तो हैरान, अब करें तो क्या करें। इन्होंने खेल कर दिया। अध्यक्ष बालयोगी ने लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल S गोपालन से इस विषय पर सलाह मांगी। गोपालन ने एक पर्ची लिखकर बालयोगी को दी। बालयोगी ने पूरा मामला गोमांग के विवेक पर छोड़ दिया। गोमांग ने सरकार के खिलाफ वोट किया और 1 वोट से अटल बिहारी की सरकार गिर गई। सोचिए, अटल बिहारी की सरकार गिर गई। अगर स्पीकर साहब उन्हें वोट देने से रोक देते तो यहां पर फैसला बराबर का होता और फिर स्पीकर का एक मत सरकार बचा लेता। क्या हुआ देखिए। कहा जा रहा है कि TDP नेता बालयोगी अगर गोमांग को वोट देने के अधिकार से वंचित कर देते तो पक्ष और विपक्ष दोनों के बराबर वोट पड़ते। ऐसे में आखिरी मत स्पीकर का होता और सरकार बच सकती थी, मगर ऐसा हो नहीं सका। TDP फिर से स्पीकर पद की मांग कर रही है और नरेंद्र मोदी को इसी बात का डर है कि अगर स्पीकर पद इन्हें दिया तो ना जाने क्या होगा और इंडिया ब्लॉक की सरकार बन भी सकती है। टेंशन यही है। अब देखिए चंद्रबाबू नायडू क्यों बेहद खतरनाक है। इनका एक अपना वाकया, इन्होंने तो इसमें स्पीकर की भूमिका सबसे अधिक चर्चा में ला दी थी, लेकिन इशारे तो TDP प्रमुख के ही हुए होंगे। अब इनका खुद का वाकया सुनिए, क्या हुआ था।
चंद्रबाबू नायडू मौका भांपते हुए अपने ससुर के पार्टी में शामिल हुए थे, तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी में। वो पूरा वाकया अलग है। 1983 से इस घटनाक्रम में नाटकीय मोड़ आता है। बताया जा रहा है कि 1983 में टीडीपी को बहुमत मिला, एनटीआर मुख्यमंत्री बने। 1989 में एनटीआर की पार्टी हार गई, लेकिन चंद्रबाबू नायडू चुनाव जीत गए। उनकी पार्टी विपक्ष में बैठी और ससुर रामाराव नेता विपक्ष बने। 5 साल तक उन्होंने विपक्ष में रहकर राजनीति की। 1994 में फिर चुनाव हुए। इस बार एनटीआर की पार्टी ने चुनाव बहुमत हासिल किया और वो एक बार फिर मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस बार वो ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री नहीं रह पाए, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने खेल कर दिया था। लिखा जा रहा है कि लेकिन इस बार वो ज्यादा दिन तक कुर्सी पर नहीं रह पाए। इसलिए नहीं कि विपक्ष ने उनसे सत्ता हथिया ली थी, बल्कि एक अपने ने ही उनका तख्ता पलट कर दिया था। एनटीआर के बेटों के साथ मिलकर दामाद चंद्रबाबू नायडू ने न सिर्फ उनकी पार्टी पर कब्जा कर लिया, बल्कि मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छीन ली। 1 सितंबर 1995 को चंद्रबाबू नायडू ने तेलुगु देशम पार्टी पर कब्जा कर लिया और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। लीजिए, 1 साल में खेल कर दिया। अब 1 साल नरेंद्र मोदी के साथ बिताकर देखें, पता चला कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार चंद्रबाबू नायडू हो जाएंगे। तो देखना होगा कि इस वक्त चंद्रबाबू नायडू पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। ये नीतीश कुमार से भी खतरनाक पॉलिटिशियन है। ये कैसे कब सत्ता की दिशा और दशा बदल देंगे और उस दशा को भुगतना बीजेपी को पड़ेगा, यह भी सब समझ रहा है। नरेंद्र मोदी भी समझ रहे हैं, लेकिन मोदी जी गठबंधन सरकार चलाने के अनुभव में जीरो है। बहुमत की सरकार चलाने के आदी रहे, लेकिन अब इस सरकार को चला पाना उनके लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। इंतजार कीजिए, नायडू क्या गुल खिलाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।